तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्राम गीत का मर्म। और ये हमारा विषय है हिंदी, जिसका नाम है गोधुली। किताब का नाम क्या है? गोधुली। और उसका ये पार्ट 3 है, ग्राम गीत का मर्म। लेखक का नाम है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। पाठ का नाम ग्राम गीत का मर्म है। तो ग्राम गीत का मर्म का अर्थ क्या होता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। ग्राम मतलब होता है गांव, गीत तो आप समझ ही रहे हैं, गाना, सॉन्ग, यानी गांव का गाना। और मर्म, मर्म का अर्थ होता है विशेषता, यानी कि हमारे गांव में जो गीत होते हैं, शादी विवाह के फंक्शन में आप लोग देखते हैं अलग अलग नेग पर अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं। अभी के टाइम में तो काफ़ी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, आधुनिक ज़माने में आ चुके हैं, तो इन सब का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। लोग, जो नई पीढ़ी है, इन सारे गीतों को कम सीख रही है। लेकिन जो हमारी माँ है, हमारी दादी हैं, उन लोगों के मुख से आप हमेशा ये सुनने को मिलेगा, कोई भी शादी विवाह, कोई भी फंक्शन पड़ जाए, वे लोग गीत जरूर गाती हैं। तो वो होता है गांव का गीत। गांव के गीतों की क्या विशेषता है, इस पाठ में लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या किया है। आज के ज़माना जो है वो कला गीत का है। कला गीत जो आप लोग सुनते हैं, कई गायक गीत गाते हैं, कई सिंगर हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह से लेकर के बहुत सारे सिंगर हैं जिनका आप गीत सुनते हैं। भोजपुरी में खेसरिया से लेकर के कई सारे स्टारों का नाम है। ये कला गीत है। कौन सा गीत है? कला गीत मतलब होता है बनावटी गीत, जो बना बना के गाया जाता है। लेकिन ग्राम गीत जो होता है उसको लोग सोच कर नहीं गाते हैं, लोग उसको म्यूजिक बनाकर नहीं गाते हैं। उनका धुन कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं पर भी ख़त्म हो जाता है। जब मन किया तब ये लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्राम गीत को गाने के लिए हमें दिमाग नहीं, दिल की ज़रूरत पड़ती है। वो गाना दिल से निकलता है। लेकिन जो भी ये फिल्मी गाना सुनते हैं, ये कला गीत है, और ये हम दिल से नहीं, दिमाग से गाते हैं। बस इन्हीं दोनों का वर्णन इस पाठ में लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। जब लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाठ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए, पहले हम यहाँ पे आप पिक्चर एक देख सकते हैं, ये हमारे लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। आपकी किताब में भी इनका चित्र दिया होगा। तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। तो इनका हम परिचय लेते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ना, कि आपको याद रखना है कि जो हमारे लेखक हैं, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 18 जनवरी 1907 को। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि रेड कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने रेड कलर से जिसको रंग दिया है, उस लाइन को आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर दीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन है कि 18 जनवरी 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बिहार प्रांत मतलब होता है राज्य, प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य। और हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। ये भी बिहार के रहने वाले थे, और बिहार के पूर्णिया जिला के, जैसा कि हम लोग गोपालगंज जिला में। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। और गांव का नाम है चंदवा रूपसपुर। चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ हुआ उनकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई गांव और शहर दोनों में हुई। मतलब ये गांव में भी पढ़े हुए हैं, अब बाद में चल करके कहाँ पढ़े हैं? शहर में भी। जैसे कि अभी आप लोग गांव में पढ़ रहे हैं,
आगे की पढ़ाई जब आप लोग करेंगे तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करनी होगी तो आपको गोपालगंज, पटना, कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, किसी न किसी शहर में। उसी तरह ये भी गांव और शहर दोनों जगह पड़े हुए हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया है। एमए जैसे कि अभी आप लोग 9th है, इसके बाद 10th आएगा, फिर आएगा आईएससी, उसके बाद आता है बीए, उसके बाद आता है एमए, बीए के बाद क्या आता है एमए, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था हिंदी में। किस विषय में? हिंदी। अभी क्या है कि आप सभी विषय पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, सब चीज़ पढ़ते हैं। आप 10th जब पास कीजिएगा ना तो आपको विषय चुनना पड़ता है कि आप साइंस से पढ़ेंगे कि मैथ से, आर्ट से पढ़ेंगे। फिर उससे भी आगे जब बढ़ेंगे, बीए में जाएंगे ना, तो वहाँ पे साइंस चुनना है या आर्ट, वो तो ठीक ही है, उसके बाद एक और चीज़ चुनना पड़ता है, विषय कौन सा। एक ही विषय को चुनना पड़ेगा और उसी विषय को आपको पढ़ना पड़ेगा। और एमए में जाइएगा तो बस एक ही विषय का तैयारी करना होगा, यानी उसी विषय में आप सबसे तेज होंगे। उसको कहा जाता है मास्टर, यानी इस विषय में फलाना आदमी क्या है, मास्टर है, दिमाग का तेज है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इन्होंने हिंदी में किया था। किस विश्वविद्यालय से किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये काशी हिंदू, यहाँ पे लिखा भी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत ही छोटा है, दिख नहीं रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये गेट है, बनारस में है। ये कहाँ है? बनारस का नाम सुने होंगे, आजकल उसको वाराणसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वाराणसी। तो यहाँ पे ये कॉलेज है जिसकी स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था उनका? मदन मोहन मालवीय, 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। आज से 102 साल पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जब हमारा देश गुलाम था तभी हुआ था। आगे है, वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। मतलब कि बचपन से ही जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी से वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में उनका रुचि था, इंटरेस्ट था, वे राजनीति में आना चाहते थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1942 के आंदोलन में वे जेल गए और निर्मम यातनाएं सही। 1942 का आंदोलन याद रखिएगा, 1942 में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को, और उसी आंदोलन के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो उस आंदोलन में ये भी थे गांधी जी के साथ, जिसके चलते इनको जेल हुई, मतलब अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। और निर्मम यातना, निर्मम मतलब होता है कि बिना दया का कष्ट देना, मतलब बहुत ज़्यादा इनको कष्ट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जेल में बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ, लेकिन फिर भी सहे और अपने देश को क्या करे, आज़ाद करे। आगे है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही आरंभ हो गया था। मतलब कि इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर दिया था, इन्होंने पाठ मतलब पढ़ाई के टाइम से ही शुरू कर दिया था। आगे है, भ्रातृप्रेम, उनका भ्रातृप्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा उनके 2 कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रसरंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था भ्रातृप्रेम। भ्रातृ मतलब होता है भाई, और प्रेम भाई का प्रेम। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था 1926 में। कब लिखा था? 1926 में। और उसके बाद उन्होंने लिखा था 2 कहानी, गुलाब की कलियां और रसरंग। तो गुलाब की कलियां उन्होंने लिखा था 1928 में और रसरंग लिखा था 1929 में। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ये इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने गुलाब की कलियां नामक कहानी कब लिखे थे? 1928। तो 1928 में। आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात ना? तो रेड कलर जो करते हैं, बार बोलते हैं कि आप कलम से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बनेगा। आगे है, परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई खास स्थान नहीं बन पाया। साहित्यिक क्षेत्र में
उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधि समीक्षक के रूप में है। काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखे गए दो प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम लिखें। दो प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम लिखें। तो देख लीजिए रेड कलर से जो दो दिख रहा है, एक है काव्य में अभिव्यंजनावाद और एक है जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। ये दो है जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें उन्होंने मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपनी एक अलग आलोचना पद्धति विकसित की। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक भी थे। मतलब ये केवल कहानी ही नहीं लिखते थे, ये पत्रकार भी थे। पत्रकार आप लोग समझते हैं, मीडिया समझते हैं ना, अखबार वाले जो टीवी पे आते हैं, तो ये पत्रकार का भी काम करते थे। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है, अवंतिका नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आप कहेंगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बड़ा ही फेमस है अवंतिका। तो किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबंध उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां 1971 में प्रकाशित हुआ। यह भी याद रखना है कि व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुआ था? 1971 ईस्वी में। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। यानी कि इनका दो विवाह हुआ था। तो पहली पत्नी अचानक मर गई, मतलब स्टार्टिंग के दिन में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही। उन्हीं के याद में उन्होंने एक गद्य काव्य, एक कहानी लिखा था जिसका नाम है वियोग। क्या नाम है जी? वियोग। तो ये क्वेश्चन एक फिर यहाँ पे बन सकता है कि अपनी पहली पत्नी के मृत्यु पर उन्होंने कौन सा गद्य काव्य लिखा था? तो आप कहेंगे वियोग। कौन लिखे थे? वियोग। देखिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है। कारण क्या है कि आज सारे पेपर में 50 नंबर का केवल क्या रह रहा है? ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर का लिखने वाला, यानी आधा है। तो इस पे विशेष फोकस करना है आपको ऑब्जेक्टिव पे। साहित्य रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर के साहित्यिक संस्थाओं से संबंध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है और उनके संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। वे बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना की। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मतलब ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। बिहार विधानसभा समझते हैं, माने विधायक। बिहार विधानसभा का अर्थ क्या हो गया? विधायक को कहते हैं। जैसे अभी चुनाव है हाल फिलहाल विधायक का, तो ये विधायक भी रहे अपने टाइम में। और इसके साथ साथ ये साहित्यकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसका अर्थ आप लोग समझते हैं ना? मतलब साहित्यकार मतलब होता है जो कविता कहानी लिखता है, उसको साहित्यकार कहते हैं। राजनीतिक कहते हैं जो चुनाव लड़ता है, उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। और जो समाज में लोगों के लिए काम करता है, उसको कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। अगला पैराग्राफ है, प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों को सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। मतलब उनका मानना है कि जो खुशी और आनंद हमें गांव के गीतों में मिलता है, वो खुशी हमें इन सारे गीतों में नहीं मिलता है। सही बात है। आप देखिए महिलाएं शादी विवाह में खतरनाक गाली देती हैं, फिर भी कोई आदमी गुस्सा करता है जी? कोई जाके झगड़ा करता है और सब कोई सुनता है और उसमें किसी को खराब भी नहीं लगता है।
लेकिन यही जब भोजपुरी में लोग गीत गाते हैं तो लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्राम गीत का मर्म। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठ के कीर्तन गा रहे हैं, पीछे लिखा है अखंड नवरात्र रामायण समिति। तो आके ये यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं सब, ठीक है ना, यही सब लोकगीत होते हैं। किसी देश के काव्य का उद्भव साधारणतः वहाँ की दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। काव्य मतलब होता है कविता, काव्य मतलब क्या होता है, कविता। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि किसी भी देश में अगर काव्य का उद्भव हुआ है, कविता की उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ के दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। ग्राम गीत तो समझ रहे हैं, दंत कथा क्या होता है? तो दंत कथा अर्थ होता है कि पुराने टाइम में जब हमारी माँ या घर वाले जो कथा कहते थे, कहानियाँ कहते थे, राक्षसों की, देवताओं की, चुड़ैलों की, भूत प्रेतों की, उसे दंत कथा कहते हैं। आजकल ये कम हो गया है क्योंकि अब बच्चे समझ गए हैं कि भूत प्रेत ये सब होता नहीं है, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो ये सब कहानियाँ कह के हम लोग रात भर डर भी जाते थे अगर कोई कह देता था। आदमी सोचता था कि सही में एक वाइट कलर का, उजले कलर का साड़ी पहनकर कोई चुड़ैल आएगी, उसका पैर उल्टा होगा, बड़ी होगी, मतलब ऐसी सी कल्पना हो जाती थी मन में। और पहले के टाइम में फिल्में भी आती थी भूतार टाइप। आजकल भूतार टाइप का फिल्म आएगा कोई देखबो नहीं करेगा क्योंकि सब कुछ समझ गया कि सब बनावटी है। लेकिन पहले लोग डर जाते थे। पुरानी हवेली, दरिंदा, नाम से ही आदमी घबरा जाता था। लेकिन अब ये टाइम नहीं, क्योंकि आदमी खुद राक्षस और भूत हो गया है। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संहति तथा उसकी विविधता का आलोचन रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सका है। परिस्थिति की परवस्था के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहाँ तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। यानी गांव के गीतों में क्या होता है, लालसा होती है। लालसा मतलब कि सुनने की इच्छा होती है। जब महिलाएं गीत गाती हैं गाँव में तो उसे हर कोई सुनता है, अगल बगल वाले सुनकर वो भी गाने लगते हैं। आप लोग देखिएगा, किसी को गाना याद ना हो लेकिन एक महिला कोई गीत गाना शुरू कर देती है शादी विवाह में, तो अगल बगल का भी गाना गाना शुरू कर देती है। आप लोग सुनेंगे ना, लोग कहे लगे कढ़ावा हो कोनो गीत, कढ़ावल मैंने बुझे तर लगी ना, कढ़ावल मैंने का हो गए, मैंने शुरू कर स्टार्ट करो तो में केहू कढ़ावेला तो एक लाइन गा ली तो ओकरे के सुन के लोग का करी, गाई। बहुत लोग होते हैं जिनको माइक में गाना बड़ा पसंद होता है, वो हर समय माइक खोजते हैं कि तनी माइक में दिए तभी हम गाय में तो ना गाए, कई गोरा माइक में चिल्लाए एकदम। तो लालसा होता है, वासना है, प्रेम है, घृणा है, उल्लास है, विषाद है। यानी गीत हर सब टाइप के होते हैं। खुशी वाला भी गीत होता है, गम वाला भी गीत होता है, पार्टी वाला भी गीत होता है। गीत हर प्रकार का होता है कि नहीं होता है? हर टाइप का गीत होता है। जिस टाइप का गीत खोजिए आजकल यूट्यूब पे एक बार जाइए, सर्च कीजिए, आपको हर टाइप का गीत आपके पास तुरंत आ जाएगा। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर विरोध दिखाया गया है। मतलब कि आप केवल ये नहीं देखेंगे कि प्रेम का ही गीत है, प्रेम वाला भी गीत है, वीरता वाला भी गीत है, जैसे कि झांसी की रानी पे कई गाना बना हुआ है। क्रोध पर भी गीत है, गुस्से पर भी गीत बना हुआ है। कर्तव्य मतलब हमारे जीवन का हमारा क्या कर्तव्य है, इसके लिए भी गीत बने हुए हैं। और ये हमको केवल रमणीय मतलब होता है कि ये हमें केवल अच्छा ही नहीं लगता है, बल्कि बाह्य मतलब होता है बाहरी, और अंतर विरोध मतलब होता है अंदर। यानी अंदर और बाहर चारों तरफ से जो संगीत होता है हमको रमणीय कर देता है, खुश कर देता है। गीत सुनने के बाद आदमी कुछ समय के लिए रिलैक्स महसूस करता है। वो गीत जो उसे पसंद हो, हर आदमी का पसंद अलग अलग होता है।
ऐसा नहीं कि हम जो गीत सुनेंगे वो गीत आपको भी पसंद होगा, और ऐसा नहीं कि आप जो सुनेंगे वो मुझे भी पसंद होगा। हर किसी का पसंद क्या होता है, अलग अलग होता है। लोग अपने पसंद से गीत सुनते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। आप रास्ते में अकेले जा रहे हैं, मान लीजिए 3-4 आदमी आ रहे हैं, ठीक है, तो बात करके आ रहे हैं, टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप अकेले जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगता है कि जल्दी समय ही खत्म नहीं हो रहा है। कारण क्या होता है कि आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसी टाइम में अगर आप गीत गाना शुरू कर दिए, गीत गाने का अर्थ चिल्ला चिल्ला के नहीं गाना है, मतलब मुंह में ही, मतलब अंदर अंदर लोग नहीं गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा, गीत गाइएगा, आपको सब भूल जाएगा, कब पहुंच जाएंगे। आप सोचते हुए धीरे से पहुंच जाएंगे, कोई आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने थकान को भूल जाते हैं। अपने शरीर में जो थकावट आई थी तो कुछ समय के लिए वो दूर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ट्राई किए हो आप लोग? और ट्राई क्या करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। गीत आदमी सोच के नहीं गाता है अकेले में, वो ऑटोमेटिक मुंह से निकलने लगता है। अभी शुरू होगा कोई और गीत, 2 लाइन के बाद दिमाग में तो रहता नहीं इसके बाद क्या है, तब तक दूसरा गीत आ जाएगा। कोई भी आदमी गीत गाता है तो सोच के थोड़े ना गाता है, जौने आ गई तौने चल तटे, आउजा से भोर पड़ गई तो दूसर धुन पकड़ लिया जाएगी, आ नहीं के भैया तो छोड़ दो वही जा। तो ऐसा ही होता है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मानविक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। लेखक फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो हमें आनंद गांव के गीतों में मिलता है, वो आनंद हमें इन फिल्मी गीतों में कभी भी नहीं मिल सकता है। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, शैशव मतलब होता है बचपन, छोटा सा बच्चा, ऊपर देख रहे हैं ना, ये शैशव अवस्था है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया है, ये शैशव अवस्था में बच्चा है, मतलब कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र को शैशव अवस्था कहा जाता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र को क्या कहा जाता है? तो जब हम लोग, जैसे कहा जाता है, जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? इसी उम्र से ना होता है। कोई आदमी पैदा होता है तो क्या बूढ़ा पैदा होता है? एकदम बड़ा पैदा होगा, अरे इसी उम्र में आएगा भाई वो। वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, यानी कला गीत आज जो चल रहा है, फिल्मी गीत जो चल रहा है, उसकी शुरुआत भी ग्राम गीत से हुई है। कहाँ से हुई है? ग्राम गीत से। जिस तरह ये शरीर हम लोग का इतना बड़ा बना है उस छोटे से शरीर से, उसी तरह ग्राम गीत से बना है कला गीत। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। देखिए, जो गीत है वो हम लोग गाते हैं तो वो किसका साधन है जी? मनोरंजन का साधन है। गीत से हम लोग क्या करते हैं? मनोरंजन न करते हैं, एंटरटेनमेंट। क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करते हैं। कौन गीत सुन करके पैसा कमाता है? कोई है जो 5 गीत सुन ले तो 10 रुपये मिल जाएगा उसको? भाई गीत सुन करके हम अपने आप को खुश करते हैं, मजा आता है तो सुनते हैं। मनोरंजन के विविध रूप, विविध मतलब होता है अनेक रूप, और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। जैसे चक्की पीसते समय, यहाँ पे आप देख रहे हैं महिलाएं ये क्या कर रही हैं? चक्की पीस रही हैं। मतलब देखिए अभी के टाइम में क्या है ना कि आटा हम लोग पिसवाने के लिए मशीन में जाते हैं। सब चीज़ आजकल किससे हो रहा है? मशीन से हो रहा है। पहले ही सब सिस्टम नहीं था, घर पे जांत होता था। ये जांत है, जांत समझ रही हो? बहुत कम लोग घर में मिलेगा आजकल के टाइम में। तो जांत होता है, नीचे पत्थर ऊपर पत्थर, और उसमें बीच में डाल के गेहूँ पीसा जाता था। बहुत सारा चीज़ को उसी में लोग, 2 औरतें होंगी, एक उधर से पकड़ेंगे और खिंच खिंच के पूरा, मतलब एक टाइप से समझिए तो बॉडी का पूरा मतलब एक्सरसाइज, तगड़ा एक्सरसाइज। जो आजकल लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? आराम। हर किसी को क्या है? मशीन में आटा पिसाओ, कपड़ा वॉशिंग मशीन में, मसाला मिक्सर में, कोई काम करना नहीं चाहता है। खाना गैस पर, मेहनत करना ही नहीं है, तो बीमारी तो पकड़ेगा ही। लेकिन सोचिए कि पत्थर को पकड़ करके पूरा चारों तरफ से ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है, तो कितना प्रेशर लगता होगा बॉडी पे। आजकल रामदेव बाबा कहते हैं कि ऐसे कीजिए, एक्सरसाइज ऐसे कीजिए। अरे ऐसे क्या करना है? जांच चलाओ ना, ऐसे आटा भी पीस जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, एक्सरसाइज इसी तरह हो जाएगा। लेकिन लोग सब छोड़ दिए। तो महिलाएं क्या कर रही हैं? चक्की पीस रही हैं, धान कूटते समय,
धान भी ओखल देखी हो आप लोग, ओखल में लोग धान कूटते। यहाँ पे तो मैंने एक पिक्चर लगाया धान रोपते समय, क्योंकि नहीं मिला मुझे कोई पिक्चर जिसमें धान कूटा जा रहा हो। और यहाँ पे लिखा है चरखा काटते समय। यहाँ पे देख रहे हैं एक बूढ़ी महिला क्या कर रही है, ये चरखा काट रही है, मतलब कपड़ा तैयार कर रही है। अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। मतलब काम करते समय स्त्रियां क्या करती हैं, गीत गाती हैं, ताकि काम से ध्यान भटक जाए और उन्हें ये न लगे कि मैं ज़्यादा देर से काम कर रही हूँ, थकान हो गया। अभी मैंने बोला ना कि गीत गाने से आदमी कुछ समय के लिए थकान भूल जाता है, लगता है कि उसके शरीर में कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं है। आगे है उनका, उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। मतलब ये लोग क्यों करती हैं, ताकि उन्हें लगे कि कोई थकावट नहीं हुआ है और उनका मन उस मनोरंजन में लगा रहे। आराम से गीत गा रही हैं, आराम से चला रही हैं, लेकिन अब कोई गीत गाता नहीं है, काम करता भी है तो मोबाइल बजा के रख देता है, गीत बज रहा है, काम हो रहा है। खैर वो भी तरीका ठीक है, लेकिन वो से आप कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन खुद से गाएंगे तो कुछ कुछ सीखेंगे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाए गए हैं, जैसे जन्म। बच्चे का अगर जन्म होता है तो लोग गीत गाते हैं, उसको सोहर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोहर कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे ना, जुगु जुगु जिया ललानवा, ऐसे करके बहुत सारा गीत होता है, इसको सोहर कहा जाता है। मुंडन, मुंडन आप लोग समझ रहे हैं, मुड़ी जब छिलाते, जनेऊ समझते हैं आप लोग, बहुत जाति में जनेऊ होता है बच्चों का, मतलब मुड़ी छिलवा दिया जाएगा, मतलब पूरा बियाह शादी के जैसा होता है, फंक्शन होता है और उसका जनेऊ पहनाया जाता है, उसमें भी गीत महिलाएं गाती हैं। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब होता है कोई जग होता है, अठजाम हुआ, भागवत होता है, तो देखिए अठजाम शुरू होने से पहले महिलाएं गीत गाती हैं, अठजाम चलने से पहले गीत खूब होता है। विवाह, विवाह तो इसमें तो कहना ही नहीं, इसमें तो रात भर होता है। आइए पर्व त्योहार जैसे छठ आ गया, उसमें भी लोग गीत गाते हैं। तो बहुत सारा पर्व है जिसमें लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं। आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। अच्छा, जो भी हम लोग गीत गाते हैं ये सब वो पारिवारिक नहीं होता है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द होता है जो बुरा लगे, कोई भी ऐसा शब्द होता है जिसके हम पूरे लोगों के सामने नहीं गा सकते हैं। जैसे आजकल के गीत क्या है कि आप पूरे परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं, ईयरफोन लगा के सुनना पड़ेगा, नहीं तो कब किसको कौन गरिया देगा गारंटी नहीं है। वही में बाबूजी बैठे हैं, 3-4 रत लतिया देंगे उठ के। समझ रहे हैं ना बात को, खास करके भोजपुरी गीतों में ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये सब जो गीत है आप कहीं भी गा सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, हर किसी को अच्छा लगता है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। अच्छा, गीत में क्या होता है, कोई प्रेम वाला गीत होगा, विवाह का गीत होगा, सास पतोह का गीत होगा, उनका झगड़ा जो होता है उस पर गीत बनेगा, माँ पर गीत बनता है, भाई बहन के प्रेम पर गीत बनता है, रक्षाबंधन का, यही सब ना गीत होता है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह महिलाएं गीत गाती हैं अपने थकान को दूर करने के लिए, तो पुरुषों ने भी अपना ये मतलब तरीका अपनाया कि हम भी गीत गाकर अपना थकान क्या करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन वो पुरुषों में ज़्यादा चला नहीं, ज़्यादा किस में चलता है, महिलाओं में। पुरुषों को दे दिया जाए विवाह शादी में गीत गाने के लिए, कई गा देंगे, कई में मिलेंगे गीत गाने वाले, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने, ये सब काम करते वक्त आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति अस्त्रैण ही रही, पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। मतलब सब मिला जुलाकर भले ही पुरुषों ने गीत गाने का प्रयास तो किया, लेकिन जो आवाज़, जो मधुरता महिलाओं के मुंह से निकलती है वो पुरुषों के आवाज़ से नहीं होती है। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार व प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। यानी कि जहाँ पर महिलाएं गीत गाकर अपना परिचय देती है, वहाँ पर पुरुष युद्ध लड़कर अपना परिचय देता है। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों
प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तो देखिए ये संसार का कॉम्बिनेशन महिला और पुरुष दोनों के योग से है। तो महिला प्रेम का प्रतीक है और पुरुष युद्ध का प्रतीक है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है। हृदय मतलब दिल, यानी गांव का गीत कहाँ से निकलता है? दिल से निकलता है। शुरू में ही मैंने बोला मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, वो दिमाग से नहीं निकलता है। यानी गांव का गीत दिल से निकलता है, वो दिमाग से सोच सोच के नहीं निकलता है। लेकिन जो ये कला गीत होता है, जो फिल्मी गीत होता है, वो दिमाग से निकलता है, हृदय से नहीं, दिल से नहीं निकलता है। इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी व्यक्तिगत विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। अग्रसर मतलब होता है आगे बढ़े हुए हैं। अगला पैराग्राफ है, कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है। यानी आज जो गीत बना हुआ है कला गीत, तो आपसे पूछा जाएगा कि कला गीत का जन्म किससे हुआ है, कहाँ से इसका निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे ग्राम गीत से। किससे हुआ है? ग्राम गीत से, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्योगित किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ी प्रिय न रहती तो उसके समरूप का निर्वाह भी संभव न होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत और परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका, और यह उस समय तक संभव भी नहीं। जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेंगी। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि गांव के गीतों में महिलाएं आगे हैं, पुरुष आगे नहीं। आज के टाइम में जो फिल्मी गीत है उसमें महिलाएं अब कम हो गई हैं और कौन आगे आ गए हैं। बात सही है कि नहीं है? आप देखिए कोई भी फिल्मी गीत में ज़्यादा पुरुष लोग हैं कि महिलाएं हैं? ज़्यादा आपको पुरुष ही मिलेंगे, महिलाएं बहुत कम हैं। लेकिन लोकगीत में कौन आगे है? महिलाएं आगे हैं। आगे है, स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। आगे है, राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रस उत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त करने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है।
एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। मात करना मतलब क्या होता है? हरा देना। मतलब कि एक दुखी भिखारिणी भी हो ना, अगर हृदय से कोई बात कहे तो एक रानी को भी नीचे गिरा सकती है। इसकी कल्पना उस समय हमें नहीं थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों ज्यों कम होने लगी, त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा, और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों का सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। यानी पहले जो कविता कहानियाँ लिखी जाती थी ना, वो धनी मनी लोगों के लिए गाई जाती थी, राजा महाराजा के लिए कही जाती थी। लेकिन बाद में चलकर बहुत सारे कविता और कवि और लेखक हुए जिन्होंने गरीब लोगों का, नीचे के लोगों का ऊपर उठाया, उनकी बातों को दुनिया के सामने रखा, और तब से आज जो उच्च वर्ग अपने आप को मानते हैं उनको नीचे किया गया, और जो अपने को नीच मानते हैं वो आज कहाँ है? ऊपर है। हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि कर्म है। लेखक कहते हैं कि कवि का कर्तव्य है कि चाहे वह राजा हो चाहे भिखारी, सबका वर्णन करना उसका क्या है? कर्तव्य है। उसे किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ग्राम गीत में दशरथ, राजा दशरथ का नाम सुने हैं ना? राम जी के बाबूजी थे राम, और राम की माँ का नाम कौशल्या, पत्नी का नाम सीता, उनके छोटे भाई लक्ष्मण। भगवान कृष्ण का भी नाम सुने होंगे। उनकी जो माँ थी यशोदा, जिन्होंने पाला पोसा था, के नाम बहुत आए हैं, और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ, जब महिलाएं गीत गाती हैं तो कहती हैं कि ससुर किसके जैसा मिलना चाहिए? राजा दशरथ के जैसा। पति किसके जैसा मिले? राम या कृष्ण के रूप में। सास के लिए क्या मिले? कौशल्या या यशोदा। देवर कैसा हो? लक्ष्मण के जैसा। हो जाता है सब उल्टा, ठीक ना? मांगती तो सब ऐसे ही है, लेकिन हो जाता है सब उल्टा। राम मिल जाए, ससुर मिल जाएंगे कंस के जैसा, पति मिल जाएंगे रावण के जैसा, ठीक है, और सास मिल जाएगी सुपरेखा के जैसा। लाइन से सब मिल जाती है। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी, दरिद्र मतलब होता है गरीब, एक गरीब गृहिणी मतलब जो घर में काम करती है, घर में काम करने वाली भी, जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटक कर उसे साफ करती है। हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व न करें, किंतु ग्राम गीत के मेरुदंड समझे जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज़्यादा उत्कंठित रहते हैं। यानी कि आज भी अगर बच्चों से किसकी कहानी कहा जाए, राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर, तो बच्चे बड़ा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन वो बच्चे नहीं सुनेंगे जो बचपन से ही मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सब चीज़ देख ले रहे हैं कि सब झूठ बात है, क्योंकि बच्चे भी आजकल बड़े तेज हो गए हैं। अब ये वो लोग नहीं सुनते हैं राजा रानी वाला कहानी, उनको कहानी सुनना है तो मोटू पतलू या डब्लू बबलू सुनते हैं केवल। नानी की कहानियां पहले क्या चलती थी? नानी की कहानी। आप लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, हमारे टाइम में था एक 5 रुपए का मिलता था किताब, नानी की कहानी। उसमें खूब कहानी रहता था, शेर, भालू, कुकुर, बिलार, सब टाइप का। ऐसा ही हुआ करती हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती हैं, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति उन मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता, वैसी कहानियाँ ज़्यादा रुचिकर मालूम होती हैं। ग्राम गीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पाई जाती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। देखिए, जो चीज़ आज अच्छा है तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी उससे क्या माना जाएगा? अच्छा। या आज जो बुरा है वो आने वाले समय में बुरा ही रहेगा। पहले का एक टाइम था कि जब महिलाएं घर से नहीं निकलती, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो उससे अच्छा माना जाता था। लड़कियां मतलब पूरा बड़ा बड़ा कपड़ा पूरे शरीर को, तन को ढक के चलती थी, तो उससे अच्छा माना जाता था, शर्म लिहाज में अच्छा माना जाता था। लेकिन आज उसे अच्छा नहीं माना जाता है। आज लोग कह देंगे अनपढ़ है, गंवार है,
आजकल उसे अच्छा माना जाता है, नौकरी करती है, जो बड़ा बड़ा रिजल्ट लाती है, उसको अब अच्छा माना जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आज जो सही है आने वाले समय में भी क्या होगा, सही होगा, और आज जो खराब है वो आने वाले समय में भी क्या होगा, हो सकता है कि वो अच्छा हो जाए। क्योंकि आदमी अगर कोई आज बुरा है तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन भर वो बुरा ही रहता है, कभी आगे चलकर सुधर भी। कोई आज बहुत अच्छा है तो ये भी नहीं कि लाइफ टाइम वो अच्छा ही रहेगा, कहीं बिगड़ भी सकता है। जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, वहीं पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूलकर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा। यानी पहले हम यूरोप के लोगों का बड़ा शिकायत करते थे, पश्चिमी लोगों का क्या करते थे, शिकायत करते थे, ये लोग बेशरम होता है, छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, जीन्स पहनता है, क्या क्या पहन लेता है, पूरा शिकायत लोग करते थे। यहाँ की लड़कियाँ साड़ी पहनती थी, पहले के टाइम में लड़कियाँ बचपन से ही साड़ी पहनती थी, ये सब कपड़ा नहीं चलता था। लेकिन ये सब कपड़ा वहाँ का है, वहाँ से यहाँ भी आ गया है, अब इसको अच्छा माना जाता है। अब साड़ी लोग शादी के बाद भी नहीं पहनना चाहता है, शादी के बाद भी पहने तो बेइज्जती महसूस होता है कि नहीं है। आजकल साड़ी से ज़्यादा सूट लेकर लड़कियाँ जाती हैं, कोई भी शादी विवाह हो रहा है तो साड़ी अब लोग उसी टाइम पे पहन रहा है, कोई शादी विवाह कोई फंक्शन में, नहीं तो बाकी टाइम में नॉर्मली जो सूट कुर्ती बहुत सारे कपड़े हैं जो यूज हो रहा है। आगे है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो प्रेम होता है ना, वो सबसे खतरनाक टाइम होता है। मतलब कि आपके फैमिली में आप किसी से भी प्रेम करते हैं, माता पिता भाई बहन, अगर अत्यधिक प्रेम किसी के साथ है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी कष्ट होगा तो उससे ज़्यादा कहीं आपको कष्ट होता है। प्रेम या विरह में, विरह समझते हैं ना, अलग होना में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, विरह कुल पुरुष का अर्थ होता है जिस पुरुष से उसकी पत्नी बिछड़ जाए या मर जाए। पशु पक्षी लता द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाया जाता। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, अगर उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी खो गई है तो वो हर किसी से उसका पता करेगा, हर जगह पता लगाएगा कि वो कहाँ है, पशु हो पक्षी हो सबसे पूछेगा। लेकिन जिसके अंदर क्रोध है, जो गुस्से वाला व्यक्ति है, जो घमंडी है, वो कभी भी किसी से उसके बारे में पता नहीं करेगा। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब सीता हरण होता है तो भगवान राम कैसे सीता को खोजते हैं, कैसे जंगल जंगल घूमते हैं, सीते सीते चिल्लाते हैं, पेड़ से पौधों से पता पूछते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं सीता के लिए। तो उनको पता कौन बताते हैं, एक गिद्ध, एक पक्षी, जटायु का जो भाई है, कोई क्या नाम दिमाग पे नाम नहीं है अभी उनका, जटायु का बड़ा भाई उनको पता बताता है कि इसी रास्ते से रावण लेके गया था, मैंने बचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन रावण ने मेरा पंख क्या किया, काट डाला, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो राम के अंदर सीता के लिए प्रेम था, जिसके चलते वो उनको खोजे और खोजते खोजते 7 समुंदर पार पहुंच गए थे और जाकर सीता को लेकर आए। अगर उनके अंदर सीता के प्रति प्रेम नहीं होता तो क्या वो जाते, सोचते छोड़ो हम तो भाई राजा है, आगे चल के फिर कोई दूसरा विवाह कर लेंगे। लेकिन नहीं, उनके अंदर सीता के लिए प्रेम था तो वो हर किसी से उसका पता पूछ रहे थे। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं। वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का यह सहचर्य अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, लेकिन गमले के पौधों और पिंजड़े के पक्षियों का साथ शायद नहीं छूट सकेगा। अपने सुख दुख के भावों को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम बेवल से बने रहते हैं। प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में ही है।
और ये अंतिम पैराग्राफ है। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विवल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। आपको पता होना चाहिए कि रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। उसमें वो लिखते हैं कि जब सीता का हरण होता है तो भगवान राम हर किसी से सीता का क्या पूछते हैं? पता पूछते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया था। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। आप लोगों को पता है ना, दूत बनकर कौन गए थे लंका में? हनुमान जी गए थे। उनका संदेशा, राम का संदेशा सीता के पास कौन पहुंचाए थे? हनुमान जी। जो पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं और अंगूठी देते हैं वो राम जी का पहचानने के लिए, ताकि विश्वास हो जाए कि मैं राम का भक्त हूँ। क्योंकि सीता जानती है कि ये मायावी राक्षस हैं, सब भेष बदल के चले आएंगे, और उसके पहले वो हनुमान को देखी भी नहीं थी। तो परिचय देते हैं कि मुझे भगवान राम ने भेजा है, आप चलिए मेरे साथ। वो लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सीता कहती है नहीं, मैं जाऊंगी तभी जब मुझे इज्जत के साथ राम यहाँ से लेके जाएंगे, मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती। नहीं तो हनुमान जी के पास ताकत है कि आराम से बैठा लेते, लेके चले जाते पीठ पर बैठा के। तो सोचे कि अब जा रहा हूँ तो खाली हाथ क्यों जाऊँ, थोड़ा सा कुछ कांड करके जाऊँगा। तो पूरा लंका को जलाकर चले गए थे। तो वहीं सब वहाँ के लोग बात करने लगे कि भाई कितना ताकतवर आदमी है वो, कि जिसका एक छोटा सा दूत आया तो पूरा लंका को जला दिया। सोचो अगर वो आ जाएगा और उसका पूरा सेना आ जाएगा तो क्या तहलका यहाँ पे मचाएगा। और तहलका मचाए भी लोग वहाँ पे जाके। इसके उपरांत मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, भ्रमरदूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आज हम के। अब तो वैज्ञानिक युग में टेलीफोन हो गया है, अब संदेश पहुंचाने के लिए कोई दूत भेजा जाता है? आदमी जाता है, सीधे फोन लगाइए 10 अंक का फटाफट लग जाएगा। अब पहले तो कोरोना वाली से सुनना पड़ता है 3-4 मिनट, तो वो सुनाती है अपना बात, दिमाग खराब वहीं पे हो जाता है। टेलीग्राफ है, रेडियो आदि यंत्र दूत बने ही पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। पोस्टमैन समझते हैं? डाकिया। कला गीतों में पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत कभी मौन, यानी भले ही सब मौन हो जाए लेकिन गांव का गीत कभी मौन नहीं होगा। लोग ये गाते रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, उसको आप लोग उतार लीजिए आपकी किताब में जो दिया हुआ है। इसमें केवल उत्तर लिखे गए हैं, प्रश्न नहीं है। किताब से आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा।